मुझे बताएं कि जो हुकूमत इकदामात कर रही है या करने जा रही है, जो गवर्नमेंट अभी फॉर्मेशन हो चुकी है, ये ठीक और सही समत में जा रही है? बहुत शुक्रिया फरमा बहन, आपने मुझे बुलाया। एक तो जो आपने इब्तदाइया दिया वो मेरे ख्याल से उसमें इतना जामे इब्तदाइया था, और उसमें सारी जो आपने शुमारियात गिनाई हैं उससे एक बड़ा अच्छा नक्शा खिंच जाता है कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा हुआ है। और यहाँ से पाकिस्तान निकले जिसमें आपने बताया कि 5 में से 3 बच्चे जो हैं उनको ग़िज़ा मुकम्मल नहीं मिल रही है, स्कूलों की हालत अबतर है, वगैरह वगैरह, जो इतनी मुश्किल जगह पे खड़ा है कि यहाँ से निकलने में वक्त लगेगा। हमको यहाँ लेकर आने में पाकिस्तान को वक्त लगा है, तो निकलने में भी वक्त लगेगा। जो आपने बात की कि क्या गरीब आवाम को इसका इन फैसलों से और मज़ीद तकलीफ़ में डाला जाएगा या आसान किया जाएगा, तो उस पर गुजारिश है कि जो अब तक हुकूमत ने फ़ैसले लिए हैं, जिसमें केयरटेकर भी हुकूमत शामिल है और PDM की, इन्होंने जो मुश्किल फ़ैसले लिए हैं वो आवाम की मुश्किल बड़ी है। और ये फ़ैसले ज़रूरी थे कि बिजली महंगी कर दी, गैस महंगी कर दी, शरह सूद बढ़ा दिया, टैक्सेस बढ़ा दिए। ये बात दुरुस्त है कि ये सब चीज़ें हुई और ये ज़रूरी थी। लेकिन अब जो फ़ैसले करने हैं इसमें ये सियासी तौर पर मुश्किल फ़ैसले होंगे। निजकारी करना एक सियासी तौर पर मुश्किल फ़ैसला होता है। अगर आप निजकारी करते हैं मिसाल के तौर पे, तो 20-30 हज़ार लोग जो लेस्को में काम करते हैं वो तो शायद इस पे खुश ना हों। लेकिन जो 3-4 करोड़ लोग लेस्को के कैचमेंट एरिया में रहते हैं, जो लाहौर और अतराफ़ के शहरों के बाशिंदे हैं, उनके लिए अगर ये कम हो जाती है तरसील और तक़सीम के दौरान लाइन लॉसेस, तो वो फ़ायदा होगा। अगर बिल कलेक्शन कम हो जाता है वो फ़ायदा होगा। लेस्को में शायद इतना फ़ायदा ना हो क्योंकि इतनी बुरी हालत नहीं है उसकी, लेकिन जो दीगर सूबों में ख़ास तौर पर जो कंपनियाँ हैं उनकी तो बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब है, तो वहाँ पे बड़ा फ़ायदा होगा। तो अब हुकूमत को ये इक़दामात उठाने पड़ेंगे जिससे आवाम को थोड़ी देर में फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा, लेकिन पॉलिटिकली वो डिफ़िकल्ट फ़ैसले हैं, बोल्ड फ़ैसले हैं, और क्या वो कर पाएगी वो देखने की बात है। अच्छा मिर्ज़ा साहब, आपने निजकारी की बात की है, हुकूमत भी इस पे कमर कस चुकी है। नून लीग की हुकूमत में ये शुरू हुआ था, फिर आपने जब गवर्नमेंट का हिस्सा बने, PDM की गवर्नमेंट में जब आपने वो 3-4 माह काम किया, तो उसमें भी आप इसके बारे में बहुत ऑब्वियस थे कि ये ज़रूरी चीज़ है। अब जो हम जा रहे हैं प्राइवेटाइजेशन की तरफ, हम आउटसोर्स करने की बात कर रहे हैं अपने एयरपोर्ट्स को, PIA को, बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जिनकी हालत इतनी बुरी है कि अब शायद उनके वो दाम भी ना मिले। तो ऐसे में आपको लगता है कि ये वंस एक ही दफ़ा सारे ही इदारों को निजकारी की तरफ ले जाना चाहिए, या फिर हम पहले इसको टेस्ट करके देखें कि PIA के साथ क्या होता है या एयरपोर्ट्स के साथ क्या होता है? देखिए, अगर हम एक साथ चाहें तो भी एक साथ नहीं कर सकते, एक-एक करके ही करना होता है, क्योंकि आपको बहुत सारा काम करना होता है। अगर आप ये बिजली की कंपनियों का शुरू करेंगे निजकारी, तो उनके एसेट रजिस्टर्स बनाने होते हैं, उनकी बैलेंस शीट एक बनानी होती है, वो कंपनी को सही हालत में करनी होती है, और PIA पे भी बड़ा काम करना पड़ा है। और PIA की हालत इतनी बुरी है कि 750 अरब रुपया या 740 अरब रुपया उसके ऊपर कर्ज़ है। तो अगर आप PIA को बेचने जाएँगे तो उसके ऊपर, क्योंकि कर्ज़ ज़्यादा है और उसके असासे बहुत कम है, तो कोई भी आपको एक पैसा भी नहीं देगा। तो आपने पहले ये करना है कि आपने कर्ज़ उसको हटाना है, जिसको हम कहते हैं बैड PIA, एक होल्डिंग हटाते हैं, फिर गुड PIA करेंगे जिसको आप बेचेंगे। और मेरे ख़्याल से जो आप प्राइवेटाइज़ कर रहे हैं, तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि कितने पैसे मिले, वो तो ठीक है, जो भी मिल जाए वो अच्छी बात है। लेकिन आपको ये सोचना चाहिए कि इससे आपको कितना नुकसान बचेगा, अगर वो कंपनी प्रॉफ़िट करेगी तो कितना टैक्स मिलेगा, और फिर ये ख़ास तौर पे सोचना चाहिए कि इससे मईशत में कितनी एफ़िशिएंसी आ जाएगी। तो PIA से तो ख़ैर मईशत में इतनी एफ़िशिएंसी नहीं आएगी, लेकिन अगर आप रेलवे को प्राइवेटाइज़ कर देते हैं, अगर आप लेस्को या बिजली की जो तरसील और तक़सीम की कंपनियाँ हैं, इनको आप प्राइवेटाइज़ कर देते हैं, या बिजली की जनरेशन कंपनियाँ हैं जैसे कि बिक्की बलोकी और हवेली बहादुर शाह में, तो इनसे मईशत में बेहतरी आ जाएगी। और अगर आपको आज बिजली सस्ती करनी है, तो इसका रियली लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन यही है कि आप इनके अंदर निजकारी कर लें और इसको निजी शोबे को आप लेकर आएँ, वरना हुकूमत के अंदर रहकर ये चीज़ें नहीं चल सकती। अच्छा मिफ्ता साहब, आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस क्या मौजूद हैं? हम IT एक्सपोर्ट बढ़ाने की बात करते हैं, एग्रीकल्चर में सरमायाकारी की बात करते हैं, यील्ड बढ़ाने की बात करते हैं, ज़ाहिर है कि टैक्स नेट को बढ़ाने की भी बात कर रहे हैं हम लोग, लेकिन क्या ओवरऑल ये पाकिस्तान की इकोनॉमी ग्रोथ में कोई पार्टिसिपेशन डाल सकती है? देखिए फरवा, कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है गुड गवर्नेंस का। अगर आपकी हुक्मरानी अच्छी नहीं हो तो आपकी हुकूमत सही नहीं चलती। कोई आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन नहीं है जिस मुल्क में सिर्फ 60% लोग ही पढ़ सकते हों और 40% लोग नहीं पढ़ सकते हों। कोई आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन नहीं है उस मुल्क में जहाँ पे 10 साल के 78% बच्चे दो जुमले नहीं पढ़ सकते हों, 10 साल की हिसाब उम्र के हिसाब के दो आसान जुमले किसी भी ज़बान में।
कोई आसान तरीका नहीं है जहाँ पे एवरेज बच्चा मैथ और साइंस में दोनों में फ़ेल होता हो। कोई आसान तरीका नहीं है जहाँ पे 58% बच्चे स्टंटेड या वेस्टेड हों। कोई आसान तरीका नहीं है जहाँ पे 42% औरतें ज़चकी की उम्र की आयरन डेफ़िशिएंसी वाली हों, ताकि उनका बच्चा भी कम वेट का है। जब तक हम ये बेसिक चीज़ें नहीं देखेंगे, अगर आपकी 80 लाख से पॉपुलेशन बढ़ रही है, इस साल 80 लाख बच्चे पैदा होंगे, तो आप क्या 5 साल बाद 80 लाख बच्चों को स्कूल में डाल सकेंगी, जब आपके 2 करोड़ 62 लाख बच्चे ऑलरेडी स्कूल में हैं? तो ये आउट ऑफ द बॉक्स और अच्छे सॉल्यूशंस, क्रिएटिव सॉल्यूशंस ढूँढने की ज़रूरत नहीं है। जो दुनिया करती है वो हमें करना पड़ेगा, बच्चों को तालीम देनी पड़ेगी, हुक्मरानी करनी पड़ेगी अच्छी। आप 20-20% बिजली जो है वो लाइन लॉसेस कर दें, 10-10% बिल ना लें, किसी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में आप 40% बिल ना लें, ये मुमकिन नहीं है। आप कर्ज़ पे कर्ज़ लेते गए, कर्ज़ पे कर्ज़ लेते गए, अब वक़्त ऐसा आ गया है कि आप कर्ज़ भी नहीं ले पा रहे। फिर आपने लेकिन पैसे लेकिन आप छापना मिफ्ता शुरू साहब कर दिए। ह्यूमन कैपिटल पे तो कुछ इन्वेस्ट कर ही नहीं रही है। इस गवर्नमेंट का प्रॉब्लम नहीं है, ये हमने पीटे की गवर्नमेंट में भी देखा था। नहीं, ये पीटीआई और इस गवर्नमेंट की बात नहीं है, ये तो देखें ना, पाकिस्तान हिस्टोरिकली जो है वो हमेशा अगर थोड़ा-सा अपने एरिया के अंदर अमीर तरीन मुल्क होता था, लेकिन हम सबसे ज़्यादा ह्यूमन डेवलपमेंट में हम सबसे पीछे होते थे। आज ये हुआ है कि हम ह्यूमन डेवलपमेंट में और मज़ीद पीछे चले गए और इनकम भी हमारी कम हो गई, तो आज बांग्लादेश हमसे अमीर हो गया, श्रीलंका हमसे अमीर है, हिंदुस्तान हमसे अमीर है और हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो सब सहारन अफ्रीका के बुरे मुल्कों के बराबर आती है। तो जब तक हम इस मुल्क में हुक्मरानी ठीक नहीं करेंगे, जब तक इस मुल्क में आप लोकल गवर्नमेंट नहीं लेकर आएँगी, जब तक इस मुल्क में आप एनएफसी अवार्ड को फिर से नहीं देखेंगी, जब तक आप इस मुल्क में निजकारी नहीं करेंगे, आप जुडिशियल रिफॉर्म्स नहीं, लीगल रिफॉर्म्स नहीं करेंगे, आप ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स नहीं करेंगे, हम ये मुल्क आगे नहीं ले जा सकते। ठीक। मित्ता साहब, मैं तो एक आपसे सवाल करना चाहूँगी आम आदमी की समझ के लिए। वो ये कि अब हम आईएमएफ के पास जब जाएंगे एक नए प्रोग्राम के लिए इस किस्त को मिलने के बाद, तो आम आदमी की ज़िंदगी में वो जो इन्फ्लेशन रेट है वो कितना एक्सपेक्टेड है कि बढ़ सकता है या बढ़ जाएगा, या मुश्किलात कितनी हो सकती? पहले तो इस कॉन्टेक्स्ट से शुरू करना चाहिए कि जब आईएमएफ से आपने पिछले फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई 4 महीने आप आईएमएफ से बात नहीं कर रहे थे, तो आपके मुल्क में, पाकिस्तान में तारीख़ में सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन हुआ है। 35% में इन्फ्लेशन 4 महीने तक रहा है। फिर जब जून में शहबाज शरीफ ने आईएमएफ से डील करी तो इन्फ्लेशन थोड़ा-सा मॉडरेट हुआ है। अब अल्लाह की मेहरबानी से इन्फ्लेशन कम हो गया है पाकिस्तान में। फरवरी के अंदर वो के 23% है। 23% कम नहीं होता है, लेकिन 29 से या 28 से कम है। 23% है, लेकिन फरवरी में जनवरी के ऊपर कोई प्राइसेस नहीं बढ़ी और अगर मार्च में भी ऐसा हुआ तो आप देखेंगे कि अल्लाह की मेहरबानी से इन्फ्लेशन थोड़ा-सा कंट्रोल होगा। अब इन्फ्लेशन अब जब आईएमएफ से आप डील करेंगे, मिसाल के तौर पे, तो आईएमएफ आपको बोलेगा कि आप टैक्स बढ़ाइए, मज़ीद टैक्स बढ़ाइए, क्योंकि आपका खसारा बहुत ज़्यादा है। आपका खसारा ज़्यादा होता है तो आप पैसे छापते हैं। जब आप पैसे छापते हैं तो ज़्यादा पैसे मईशत में जब आ जाते हैं तो महँगाई होती है। तो आईएमएफ कहेगा आप टैक्स बढ़ाइए। अब आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो ये नौकरी पेशा लोगों पर टैक्स लगाएँ, जो कि एक ज़माने में आईएमएफ इंसिस्ट करता था, या आप चाहें तो थोड़ा दुकानदारों के ऊपर टैक्स लगाएँ। अब इस मुल्क में अगर 22 लाख दुकानदार, साढ़े 22 लाख दुकानदार हैं एनटीडीसी के कैशमेंट में और सिर्फ 20-30 हज़ार इनकम टैक्स दे रहे हों और बाकी इनकम टैक्स नहीं दे रहे हों, तो ये ज़्यादती है मेरे ख्याल से। तो दुकानदारों पर टैक्स लगाएँ। आप ज़राअत की इनकम के ऊपर टैक्स लगाएँ। अगर एक आदमी लाख रुपए तनख्वाह लेता है तो हम उसको टैक्स लगाना शुरू कर देते हैं, तो ज़राअत वाले भाई को भी आप 12 एकड़ छोड़ दें, उसके बाद वाले एक एकड़ पे कोई फिक्स टैक्स लगाएँ। आप बात करें कि भाई प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स क्यों नहीं लेते? यहाँ अरबों के मकान हैं, गुलबर्ग में और F7 में और क्लिफ्टन में, कराची में। आप इनके ऊपर कोई मामूली सा टैक्स लेते हैं, तो आप उनसे टैक्स लेना शुरू करें। तो ये चीज़ें भी आपको करनी पड़ेंगी कि आपको थोड़ी-सी हॉरिज़ॉन्टल इक्विटी करनी पड़ेगी। आपको सेल टैक्स बढ़ाना आसान होता है, गरीब लोगों के ऊपर आप टूथपेस्ट और साबुन के ऊपर टैक्स लगा देती है, लेकिन ये ठीक नहीं है। अब आपने थोड़ा-सा अशराफिया से टैक्स लेना है, थोड़े से हुकूमत अखराजात भी अपने कम करे, खुदा न खास्ता इसमें भी कोई गुनाह नहीं है कि अगर अखराजात कम करें। आपको पेंशन रिफॉर्म्स भी करना पड़ेगा, ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स, ब्यूरोक्रेसी के रिफॉर्म के साथ-साथ। लेकिन देखें, निजकारी करेंगे तो आपको चीज़ें सस्ती होंगी। तो आईएमएफ जो आप कहता है ना, वो ये कहता है कि खसारा कम करो। ये गलत बात नहीं है, क्योंकि आप पैसा छाप के खसारा कम कर रहे हैं। अब आपकी मर्ज़ी है, आप अमीर लोगों से टैक्स लें, गरीब लोगों से टैक्स लें, आपकी मर्ज़ी है, आप खर्चा कम कर दें। लेकिन अगर आप जब सिर्फ गरीब लोगों से टैक्स लेते हैं और फिर कहते हैं कि आईएमएफ का कसूर है, तो ये आईएमएफ का कसूर नहीं है, ये आपकी प्रायोरिटीज़ थी। अच्छा मिफ्ता साहब, आपने आईएमएफ का जिक्र किया। आईएमएफ ने जो ये लास्ट दौर चला है उसमें उन्होंने क्रिप्टो करेंसीज का भी जिक्र किया, पाकिस्तान से कहा कि आप उसको भी टैक्स नेट में लेकर आए। कि कोई फ़ायदा है इसका? फरमा, मुझे ज़्यादा इतना नहीं पता कि क्रिप्टो करेंसी का पाकिस्तान में कितना उसकी हजम कितना है,
मैं समझता हूँ कि उसको टैक्स नेट में लाने से पहले पहले उसको रेगुलेट सही करना पड़ेगा स्टेट बैंक को। स्टेट बैंक को भी इतना तजुर्बा नहीं है इन चीज़ों को रेगुलेट करने का, दुनिया भर में कहीं पर भी नहीं है, सच्ची बात है, क्योंकि एक नई हुँ, चीज़ आई है, तो हुँ, इसका हुँ। हमको तजुर्बा करना पड़ेगा। मैंने सुना है कि कुछ हवाला हुंडी भी इसके थ्रू होता है, तो स्टेट बैंक को ये देखना पड़ेगा। की टैक्स लगाने की जल्दी नहीं करनी चाहिए हर चीज़ पे। हमने तो यहाँ पे उबर आई थी और पंजाब में मुझे याद है कुछ अर्से पहले वो जब करीम वगैरह आए थे, तो उस पे भी जल्दी-जल्दी टैक्स लगाना शुरू कर देते हैं। थोड़ा-सा उन बिज़नेसेस को फलने दें, फूलने दें, उसके बाद हम उनके ऊपर टैक्स लगा देंगे। इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए जब हम सही तरीके से समझते भी नहीं हैं कि ये बिज़नेस किस तरह होता है।